नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। प्राचीन भारत में मगध का उत्कर्ष हम पढ़ रहे थे और हर्यक वंश हमारा चल रहा था। हर्यक वंश में हमने पिछली क्लास में अजातशत्रु को पढ़ लिया था और आज की क्लास में हम अजातशत्रु के बाद उदयन को पढ़ेंगे। ठीक है, उदयन या उदयभद्र। ठीक है, तो चलो मैं हेडिंग डालता हूँ उदयन या उदयभद्र, जिनका जो शासन काल रहेगा वो रहेगा हमारा 460 BC से और 442 BC तक, है ना। मतलब ईसा पूर्व अभी चल रहा है। तो मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ उदयन या उदयभद्र। आप भी हेडिंग डालें उदयन या उदयभद्र, है ना। ध्यान रखना, एक उदयन नाम का एक शासक और हुआ है प्राचीन काल में, इसी समय लगभग इनसे थोड़ा सा जस्ट पहले हुआ है। वो हुआ है वत्स का शासक उदयन, है ना। वो वत्सराज उदयन के नाम से जाना जाता है। ये उदयन या उदयभद्र है। ठीक है, आपको बढ़िया तरीके से याद रखना है। तो उदयन के बारे में हम पे बात करें तो जो गार्गी संहिता है वो इन्हें धर्मात्मा कहती है। बौद्ध साहित्य इनको उदयभद्र और पितृहंता कहता है। वहीं जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन में इनको पितृभक्त व पद्मावती पुत्र कहा गया है। ठीक है, ये एक बेसिक इनका इंट्रो था। जैसा कि आपको पता होगा, अजातशत्रु की हत्या करके ही ये शासक बनेंगे। हर्यक वंश पूरा है ही पितृहंता वंश, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जो शासक बना उसने अपने पिता की हत्या की, तब ही वो शासक बना। ठीक है, तो ये एक बेसिक परिचय था। उसके बाद इनकी कुछ उपलब्धियां हैं, जैसे जब ये शासक नहीं थे तो अजातशत्रु के समय में ये चंपा के उपराजा हुआ करते थे, गवर्नर हुआ करते थे, है ना। और इन्होंने शासक बनने के बाद गंगा व सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, इसके अलावा इनके शासनकाल की जो घटना मानी जाती है, कहते हैं कि इन्होंने जो आवश्यक चूर्णी सूत्र है, आवश्यक सूत्र है जैन ग्रंथ का, जैन साहित्य का ये ग्रंथ है आवश्यक सूत्र। आवश्यक सूत्र से हमको जानकारी यह मिलती है कि उदयन ने और एक जैन चैत्य का निर्माण करवाया था। और वहीं से एक हमको एक यक्षी की मूर्ति मिलती है। KP जायसवाल साहब उस मूर्ति को उदयन की ही मूर्ति मानते हैं। ठीक है, तो ये प्रमुख प्रमुख बातें थी इनके बारे में, उदयन के बारे में जो हमने यहाँ पे की। और अंतिम रूप से मैं बताऊँ तो उदयन की जो हत्या है वो अवंती का शासक था पालक, उसने अपना एक गुप्तचर नियुक्त कर रखा था। कहते हैं कि उस गुप्तचर ने और उदयन की हत्या कर दी थी। ठीक है, तो ये उदयन के बारे में था। फिर उदयन के जो है जो उत्तराधिकारी के रूप में हमको अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक का नाम मिलता है। उसके आगे की बातें हम बाद में करेंगे। पहले उदयन के बारे में जो प्रमुख प्रमुख बातें हैं उनको हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो आपको पूरी कहानी जो मैंने बोल के बताई बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी। आप इसको जो है मेरे साथ साथ बढ़िया तरीके से लिखें और इसको बार बार पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ याद हो जाएंगी। और बढ़िया तरीके से पिछले एग्ज़ाम के जो पेपर होते हैं उनका रिवीजन कीजिए। जितना हो सके उतना पिछले साल के पेपरों को निकालिए, फिर आप लास्ट में जाके कोई टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन कर लेना। तो आप जो है संपूर्ण पाठ्यक्रम को बढ़िया तरीके से तैयार कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक बेसिक परिचय लिखना चाहूँगा। परिचय, तो परिचय में हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे विद्यार्थियों कि जैन बौद्ध साहित्य इनको क्या कहता है? बौद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य में इनको एक तो पितृहंता कहा गया है ना। पितृहंता वे उदयभद्र कहा गया है ना। पितृहंता व उदयभद्र कहता है बौद्ध साहित्य किसको? उदयन को। ठीक है, और जैन
जैन साहित्य, जैन साहित्य में परिशिष्ट पर्वन है ना, परिशिष्ट पर्वन, परिशिष्ट पर्वन इनको क्या कहता है, पितृभक्त कहता है, पितृभक्त व पद्मावती पुत्र कहता है ना, पद्मावती, पद्मावती पुत्र इनको कहता है, ठीक है। वहीं गार्गी संहिता जो है, गार्गी संहिता इनको धर्मात्मा कहती है ना, धर्मात्मा। ये उक्त सभी नाम किसके हैं, उक्त सभी नाम उदायन हेतु प्रयुक्त किए गए हैं, उदायन या उदयभद्र हेतु प्रयुक्त किए गए हैं, प्रयुक्त किए गए हैं, उदायन या उदयभद्र हेतु प्रयुक्त किए गए हैं, ये बात मिलती है हमको, ठीक है। तो बड़ी महत्वपूर्ण बात है, आपको बढ़िया तरीके से याद रखनी है। कई बार यहाँ से कोई छोटा मोटा सवाल जो है पूछ लिया जाता है। अब हम बात करें उदायन की उपलब्धियों की, जो मैंने बोल के सुनाई उनको मैं यहाँ पर लिख डालता हूँ, ठीक है। उपलब्धियाँ, ठीक है ना, उदायन की उपलब्धियों में जो जो बातें हैं उनको हम यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने बोल के तो सुनाई दी है, मैं अब फिर से नहीं बोलूँगा, सीधा लिख ही देता हूँ। नंबर 1 उपलब्धि तो है कि अजात शत्रु के समय, अजात शत्रु के समय उदायन, अजातशत्रु के समय उदायन चंपा का गवर्नर हुआ करता था। चंपा का उपराजा लिख दूं मैं, गवर्नर लिख दूं, वायसराय भी आधुनिक समय में, आधुनिक समय का शब्द है लेकिन इस्तेमाल किया जा सकता है, होता था, है ना, होता था, ठीक है। एक बात तो ये ध्यान रखनी इंपॉर्टेंट बात है, इस प्रकार का सवाल एग्जाम में बनता है, ये ध्यान रखना। नंबर 2, नंबर दूसरी बात इनके बारे में ये है कि इन्होंने, है ना, उदायन ने, है ना, इन्होंने, मैं ब्रैकेट में लिख ही देता हूँ, क्या पता यहाँ पे बड़ा ही कंफ्यूजन चलता है। उदायन ने, है ना, आप ऐसे करो, इन्होंने शब्द को हटा ही देते हैं हम, ठीक है। तो उदायन ने पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र नगर, पाटलिपुत्र नगर बसाकर, हाँ, ये कहाँ बसाया था, गंगा व सोन नदी के संगम पर, है ना, गंगा व सोन नदी के संगम पर, ठीक है। हाँ, गंगा व सोन नदी के संगम पर, है ना, पाटलिपुत्र नगर बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया, पाटलिपुत्र नगर बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है। अब गंगा व सोन नदी के संगम पर यह नगर बसाया था। ध्यान रखना, पाटली ग्राम जो था वो अजातशत्रु ने पाटली ग्राम में पाटलिपुत्र नाम से एक दुर्ग, अभेद्य दुर्ग बनाया था, ये ध्यान रखना। और उस समय महात्मा बुद्ध ने ये भविष्यवाणी की थी कि यह जो गांव है ये कभी एक बड़े प्रतिष्ठित नगर के रूप में जो है विकसित होगा, और वास्तव में ऐसा हुआ भी कि एक नगर बसा दिया उदायन ने आगे चलकर, और वर्तमान में इसको हम पटना के नाम से जानते हैं, बड़ा फेमस स्थान है, ठीक है। बहुत सारी बातें हैं। दरअसल यहाँ पे इसने जो राजधानी बनाई पाटलिपुत्र को उदायन ने, उसके पीछे कारण ये बताया जाता है कि एक तो इसको वज्जी संघ पर नियंत्रण स्थापित करना था, है ना। क्या कारण था कि इसने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया, है ना, राजधानी पाटलिपुत्र को बनाने के पीछे कारण क्या थे, कारण, है ना, कारण मैं लिखना चाहूँ तो एक कारण तो ये था कि वज्जी संघ पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु, है ना, वज्जी संघ पर
नियंत्रण स्थापित करने हेतु, ठीक है, बद्री संघ पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु। नंबर दूसरा कारण हम ये भी दे सकते हैं कि यह गंगा व सोन नदी के संगम पर था पाटलिपुत्र, तो यहाँ से जो व्यापार वाणिज्य था उसका बड़ा मुनाफा इनको मिल सकता था, क्योंकि उस जमाने में जलीय जो मार्ग था, जलीय मार्ग व्यापार की दृष्टि से काफ़ी सुरक्षात्मक था, इसलिए जल मार्ग से व्यापार खूब होता था और यहाँ पे ये लोग चुंगी वगैरह ले सकते थे सारे के सारे व्यापार से, है ना, और अपना माल भी ट्रांसपोर्ट बढ़िया तरीके से हो जाता था नाव के नदी के माध्यम से, है ना। वहाँ पे चोर लुटेरों का डर काफ़ी कम रहता था। तो ये सारी बातें थी, आप इसको बढ़िया तरीके से याद रखना कि दूसरा कारण क्या था, व्यापार वाणिज्य, है ना, व्यापार वाणिज्य हेतु लाभदायक था, ठीक है। ये बात हम कर सकते हैं, ये दो कारण थे जिसके चलते इसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है। आवश्यक सूत्र के अनुसार मैं तीसरी बात इसके संबंध में लिखूंगा, आवश्यक सूत्र के अनुसार उदाइन ने एक जैन चैत्य बनवाया था, है ना, जैन चैत्य बनवाया था, ठीक है। आवश्यक सूत्र के अनुसार उदाइन ने एक जैन चैत्य बनवाया था। यहाँ पर इसको जो है एक मूर्ति मिलती है, यक्ष की मूर्ति, है ना, यहाँ से एक हमें यक्ष की मूर्ति भी मिलती है, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ से एक यक्ष की मूर्ति मिलती है, यक्ष मूर्ति मिलती है या मिली है, ठीक है। यक्ष क्या होता है, जैसे हम देवता नहीं मानते क्या, हिंदू दर्शन में जो देवता मानते हैं ना, उसी प्रकार यक्ष होता है, देवताओं की भांति होता है, तो देवताओं जैसी शक्तियां दिखाते हैं, मतलब इस प्रकार से यक्ष होता है, देवता ही मान लो इसको, बस शब्द अलग है ना। यहाँ से एक यक्ष की मूर्ति मिलती है। केपी जायसवाल के अनुसार, काशी प्रसाद जायसवाल, है ना, केपी जायसवाल, हिंदू पॉलिटी पुस्तक लिखी थी 1924 में। केपी जायसवाल के अनुसार ये राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं केपी जायसवाल साहब, घोर राष्ट्रवादी कह सकते हैं इनको। भारत में इनको सब कुछ अच्छा अच्छा नजर आया, भारत के पक्ष में। पाश्चात्यवादियों का इन्होंने जम के खंडन किया, साम्राज्यवादियों का, है ना, मिल हो और जो बेंथम है, मैकाले हैं, सबका खंडन किया था इन लोगों ने, हंटर वगैरह का इनका। केपी जायसवाल के अनुसार यह मूर्ति उदाइन की है, ठीक है। तो ये वाली बात थी। इसके अलावा जो इनके बारे में आखिरी बात हम लिख सकते हैं कि अवंती के शासक पालक के एक दूत ने, गुप्तचर ने, और इनकी हत्या कर दी, ठीक है। चौथी बात हम क्या लिखेंगे कि अवंती शासक पालक के पुत्र ने, पालक के पुत्र नहीं, कहीं पे ये मुझे लगता है कहीं पुस्तकों ने राजकुमार लिखा है, तो अवंती का जो पुत्र होगा वो राजकुमार ही होगा, लेकिन मैं केसी श्रीवास्तव की बात कर रहा हूँ। केसी श्रीवास्तव में लिखा है कि अवंती शासक जो था पालक, उसके गुप्तचर ने इसकी हत्या की थी, है ना। तो अवंती शासक पालक के गुप्तचर ने उदाइन की हत्या कर दी, उदाइन की हत्या कर दी, ठीक है। तो ये बात आपको बढ़िया तरीके से ध्यान रखनी है। उदाइन की हत्या किसने की, अवंती के शासक पालक के गुप्तचर ने की थी, है ना, ठीक है। अवंती के जो सॉरी
उदयन के जो उत्तराधिकारी हुए उसमें अनिरुद्ध, मुंडक व नागदशक हुए, जो कि बहुत शक्तिशाली नहीं थे, बड़े ही कमज़ोर टाइप के शासक थे। और नागदशक की जो हत्या थी वो नागदशक के ही एक अमात्य था, शेषुनाग, जो कि बनारस का उपराजा हुआ करता था, बनारस का गवर्नर हुआ करता था, उसने अपने मंत्रियों के साथ मिलकर और इसकी हत्या कर दी और हर्यक वंश की समाप्ति करते हुए मगध में और शेषुनाग वंश की स्थापना की। ठीक है, तो अंतिम शासक कौन हुआ? नागदशक, जिसको पुराणों में और कथा कोश में दर्शक बताया गया है और अजातशत्रु का उत्तराधिकारी बताया गया है ना। अब अजातशत्रु का उत्तराधिकारी तो कैसे माना जाए दर्शक को? भास ने भी जो है, भास और एक ग्रंथ और मिलता है, जैन ग्रंथ है परिशिष्ट पर्व, उसमें भी दर्शक को अजातशत्रु का उत्तराधिकारी बताया गया है। दर्शक मतलब नागदशक, है ना। खैर चलो, ये बात हमको तो पढ़नी है और जो भी सत्य है वो तो इतिहासकार ने अब जो लिखा है वही माना जाएगा अब हमको तो, क्योंकि अब हम तो शोध कर नहीं रहे, ये पीएचडी का विषय है, शोध का विषय है कि दर्शक वास्तव में अजातशत्रु का उत्तराधिकारी था या उदयन अजातशत्रु का उत्तराधिकारी था। ठीक है, शोध का विषय है, आप शोध कीजिए, पीएचडी कीजिए इस टॉपिक पे, तो आपको जो है पता चलेगा कि वास्तविक उत्तराधिकारी कौन था। ठीक है, चलो मैं इसको मिटा देता हूँ और आपने इसको उतार लिया होगा। ठीक है, आगे की बात करते हैं अब। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। उदयन में आपको इतना याद रख लेना है, ये खूब है, ये मैटर कम नहीं है। ठीक है, चलो ये हमारा हो गया। जल्द ही हम जो है मगध में जो मौर्य वंश की स्थापना होगी उस पर आने वाले हैं और फिर वो लंबा चलेगा टॉपिक, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आनंद आएगा उसको पढ़ने में, है ना। किस प्रकार से अशोक महान ने अपना एक साम्राज्य स्थापित किया, किस प्रकार से उसने अपनी युद्ध प्रिय नीति का त्याग करके धम्म नीति जारी की। धम्म नीति को पढ़ेंगे बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हर्यक वंश का पतन। इसको भी मिटा देते हैं, इसको हमने क्यों बचा रखा है उदयन को, ये पूरा हो गया है। अब हर्यक वंश का जो है पतन की बात करते हैं कि आखिर हर्यक वंश का पतन, है ना, ये चलता है करीब 442 में, 442 से और 400 जो है ये चलता है हमारे 12 तक चलता है ना, 412 BC तक चलता है ना। इसके बाद में शेषनाग वंश आ जाएगा 412 से, और कितना चलेगा लगभग शेषनाग वंश हमारे 344 ईसा पूर्व तक चलेगा, जब महापद्म नंद वंश की स्थापना करेंगे, है ना। तो यहाँ तक रहेंगे ये हर्यक वंश के शासन 412 तक, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि उदयन के उत्तराधिकारी, उदयन के उत्तराधिकारी, है ना, कौन हुए? यहाँ पे मिलते हैं हमको, अनिरुद्ध का नाम मिलता है, अनिरुद्ध एक मिलता है, अनिरुद्ध के बाद हमको एक मिलता है मुंडक, है ना, मुंडक, और एक नाम मिलता है नागदशक, है ना, नागदशक। नागदशक को कहीं दर्शक भी कहा गया है। ठीक है, तो ये तीनों नाम जो मिलते हैं ये मिलते हैं हमको बौद्ध साहित्य में। किस में मिलते हैं? बौद्ध साहित्य में, है ना, बौद्ध साहित्य में यह उल्लेख हमको मिलता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब मैं यहाँ पे एक दो फैक्ट आपको बताना चाहूँगा जो मैंने अभी बोल के बताए, नोट डाल के आप लिख सकते हैं कि सॉरी, पुराण पुराण व पुराण व कथा कोश में, पुराण व कथा कोश में नागदशक या नागदशक को दर्शक कहा गया है ना। नागदशक को दर्शक कहा गया है।
कहा गया है तथा अजातशत्रु का उत्तराधिकारी बताया है, तथा अजातशत्रु का उत्तराधिकारी, अजातशत्रु का उत्तराधिकारी बताया है ना, अजातशत्रु का उत्तराधिकारी बताया है। ये बात आपको जो है ध्यान रखनी है, ठीक है। और हम एक बात और बताएं यहाँ पे, जो हमारे भास हैं, भास, महाकवि भास, इन्होंने स्वप्नवासवदत्ता और अन्य कई सारे ग्रंथ लिखे थे, नाटक लिखे थे बढ़िया बढ़िया। तो भास और जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्व के अनुसार भी दर्शक को और अजातशत्रु का उत्तराधिकारी बताया गया है। वो बात भी मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, नोट में ही यहाँ पे एक बात और लिखना, महाकवि भास, महाकवि भास व परिशिष्ट पर्व में भी दर्शक को अजातशत्रु का उत्तराधिकारी बताया गया है, उत्तराधिकारी बताया गया है, ठीक है। अजातशत्रु का उत्तराधिकारी बताया गया है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब मैं आपको बता दूं कि नाग दशक का एक अमात्य हुआ करता था, बनारस का उपराजा, है ना, बनारस का उपराजा हुआ करता था शेषुनाग, जिसने नाग दशक की हत्या कर दी और हर्यक वंश समाप्त कर दिया मगध में, और शेषुनाग वंश की स्थापना कर डाली, है ना, इसी के मंत्रियों के साथ मिलकर, ठीक है। तो इस प्रकार से नाग दशक नागवंश का, या मैं कहूँ हर्यक वंश का अंतिम शासक हुआ, और शिशुनाग वंश की स्थापना करने वाला शासक हुआ, ठीक है। तो ये बात मैं यहाँ पे आगे लिख देता हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि नाग दशक के अमात्य, नाग दशक के अमात्य या मंत्री शिशुनाग जो कि बनारस का उपराजा था, है ना, बनारस या काशी, है ना, बनारस या काशी का उपराजा या गवर्नर, है ना, शिशुनाग ने अन्य मंत्रियों के साथ मिलकर, अन्य मंत्रियों के साथ मिलकर नाग दशक की हत्या कर दी। नाग दशक की हत्या करके हर्यक वंश को समाप्त किया व मगध में शिशुनाग वंश की नींव डाली। शिशुनाग वंश की स्थापना की, मगध में शिशुनाग वंश की स्थापना की, ठीक है। इस प्रकार नाग दशक हर्यक वंश का अंतिम शासक रहा, ये लिख देते हैं, ठीक है। तो ये लीजिए, बढ़िया तरीके से हमने इसको करा। हर्यक वंश का पतन हो गया और शिशुनाग वंश की स्थापना हो गई, और शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की, ठीक है। शिशुनाग कौन था? शिशुनाग नाग दशक का ही एक अमात्य था, मंत्री था, ठीक है। अब इसके माँ बाप कौन थे, इसका जन्म कैसे हुआ, ये सारी बात हम
शिशुनाग में करते हैं, शिशुनाग वंश की स्थापना को लेकर करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर बात करेंगे अब हम शिशुनाग वंश की। ठीक है, तो मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ शिशुनाग वंश। ठीक है, सहसु भी बोलते हैं इसको, सहसुनाग या शिशुनाग, आप ध्यान रखना, सहसुनाग वंश। ठीक है, सॉरी, सहसुनाग वंश, इसकी स्थापना किसने की? शिशुनाग ने की है। और ये चलेगा हमारे 412 से, और हमारा चलेगा ये 344 BC तक चलेगा, है ना। अभी BC चल रहा है। ठीक है, BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, है ना, या इसको जो है कॉमन बिफोर एरा, CBAB कुछ ऐसे लिखते हैं ना, कॉमन बिफोर एरा। ठीक है, तो देखिए शेषनाग के बारे में हम यहाँ पे लिखेंगे। आखिर ये शेषनाग कौन थे? तो ये भी नागवंशीय थे, है ना। और शिशुनाग जो था वो लिच्छवी के शासकों का, और एक नगर वधु थी लिच्छवी की, उसके गर्भ से उत्पन्न ये पुत्र था शेषनाग। ठीक है, कौन था? मतलब इसका पिता तो कोई लिच्छवी का शासक रहा होगा, और नगर वधु के गर्भ से ये उत्पन्न हुआ था। ठीक है, नगर वधु क्या होती है मैं आपको पहले बता चुका हूँ, फिर बता देता हूँ। नगर वधु एक ऐसी महिला होती थी जो पूरे नगर के पुरुषों की पत्नी मानी जाती थी। उस नगर की सबसे सुंदर लड़की को पूरे नगर की पत्नी घोषित कर दिया जाता था, और उसके लिए एक स्पेशली महल मकान दे दिया जाता था, उसे पूरी सुविधाएं दी जाती थी, वो जो चाहे वो अपने लिए ले सकती थी। मगर उसके बदले वो उस नगर के सारे पुरुष अपनी हवस की प्यास बुझाने के लिए उस लड़की के पास जाते थे, और जैसे ही वो लड़की गर्भवती हो जाती थी तो उसको उस पद से हटा दिया जाता था। फिर जो, क्योंकि जब महिला गर्भवती होती है तो उसकी सुंदरता चली जाती है, उसका जो चेहरे का नूर है वो उतर जाता है, और पुरुषों को ये लगता है कि अब ये सुंदर नहीं रही, उसको उस पद से हटाओ, और नगर की अन्य कोई सुंदर लड़की है उसे उस पद पे बैठाओ। तो इस प्रकार से वो जो गर्भ ठहरा, उस नगर वधु को उस गर्भ की परिणति के रूप में शिशुनाग का जन्म हुआ, जिसके पिता के बारे में कोई कह नहीं सकता कि कौन था, क्योंकि वहाँ तो रोज जो है एक सड़क की भांति पता नहीं कितने साधन निकलते थे, तो उसी प्रकार का मामला था। तो मगर माना ये जाता है कि वज्जी शासक कोई रहा होगा, और नगर वधु के गर्भ से ये लोग, ये जो है उत्पन्न हुए थे, ऐसा हमको बौद्ध साहित्य से जानकारी मिलती है। बौद्ध साहित्य में मैं आपको बताऊं तो महावंश टीका के अनुसार ये बात मिलती है। ठीक है, तो ये बात मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा। लिच्छवी लिच्छवी शासक व लिच्छवी शासक, लिच्छवी नहीं था शायद, मुझे लगता है वैशाली का नेतृत्व कर रहे थे। हाँ, वो लिच्छवी लिखे हैं, वैशाली लिखे हैं, क्योंकि लिच्छवी, वैशाली में लिच्छवियों का ही शासन था, है ना, तो लिच्छवी शासक ठीक लिखा है हमने। वैशाली शासक भी यहाँ पे आ सकता है, तो इसमें कोई गलत नहीं होगा, ध्यान रखना आप, है ना। तो ये लिच्छवी शासक व वैशाली की नगर वधु, है ना, वैशाली की नगर वधु से उत्पन्न माने जाते हैं, उत्पन्न माने जाते हैं। कौन? शेषुनाग, शेषुनाग, शेषुनाग। ठीक है, शेषुनाग ये किसके अनुसार है? महावंश के अनुसार है, ये बात ध्यान रखना, महावंश के अनुसार। ठीक है, महावंश के अनुसार ये बात मिलती है कि शेषुनाग कौन थे? लिच्छवी शासक व वैशाली की नगर वधु से ये उत्पन्न हुए थे, है ना। गणिका के बारे में भी मैंने आपको बताया, गणिका जो होती है वो पूरे गण की और पत्नी के रूप में जानी जाती है ना, उसको भी सारे अधिकार दिए जाते थे। लेकिन एक शब्द चलता है वेश्या। वेश्या जो होती है उसको समाज में सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता, और उसे
एक बाजारू औरत के नाम से जाना जाता है, धंधे वाली भी उसको लोग कहते हैं, कोठे वाली भी उसको कहते हैं, कोई तवायफ, तो अंग्रेजी में शायद उसको प्रोस्टिट्यूट कहा जाता है। मगर जो गणिका होती थी, जो नगर वधू होती थी, दोनों का काम सेम था। नगर वधू हो, गणिका हो या प्रोस्टिट्यूट हो यानी कि कोई वेश्या हो, काम उनका सेम ही एक तरीके से, वो मतलब अपने जिस्म को बेचती हैं। मगर नगर वधू को और गणिका को समाज में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। जब राजाओं का राज्याभिषेक होता था तो उनको वहाँ पे बुलाया जाता था, मतलब बड़े ही सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। राजा लोग उनके साथ जो है रहते थे, रात गुजारते थे, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मगर एक जो वेश्या होती है वो कोई ऐसे कोई निश्चित क्षेत्र के लिए निर्धारित नहीं रहती, वो उसके पास कोई भी जा सकता था। मतलब इस प्रकार की व्यवस्थाएं समाज ने स्थापित की हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये हमारा जो समाज रहा है ना, वो पुरुष प्रधान रहा है, स्त्री को उतना सम्मान नहीं दिया गया। वरना आप अंदाज़ा लगाइए, दिमाग लगाइए कि कोई भी महिला जो है ना, वो अकेली स्वयं वेश्या नहीं बन सकती जब तक कि किसी पुरुष का साथ उसे ना मिले। भाई बिना पुरुष के महिला वेश्या कहलाएगी क्या? वो खुद अपना जिस्म चला के नहीं बेच सकती बिना पुरुष के। तो कहने का मतलब कपड़े तो पुरुष के भी उतारे गए, महिला के भी उतारे गए, महिला ही बदनाम क्यों हुई? महिला को ही मतलब वेश्या, रंडी और मतलब तवायफ, मतलब कोठे वाली, धंधे वाली, मतलब क्या कुछ नाम नहीं दिया, पुरुष को क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि ये समाज पुरुष प्रधान रहा है। पुरुष के जितनी अधिक पत्नियां होंगी उसकी प्रतिष्ठा उतनी अधिक होगी। मगर पत्नी एक ही पुरुष रखेगी, एक ही पति के साथ शादी करेगी। ये हमारा समाज रहा है। स्त्रियों को वो सम्मान ही नहीं मिल पाया जो वास्तव में मिलना चाहिए था। मैं तो ये कहूँगा आज की लड़कियों से कि वो अपनी कलम उठाएं और ऐसा इतिहास लिखें कि पुरुष को अपनी गर्दन उठाने तक को है जो मन ना करे। क्योंकि ये पुरुष ने उस महिला को वो अधिकार ही नहीं दिया जिसकी वो वास्तव में हकदार हैं। क्योंकि अर्धांगिनी कहा गया है स्त्री को, क्या हमने हमारे आधे अधिकार उसको दिए? नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? क्योंकि इतिहास गवाह है। देख लो, उठा के देख लो, कितना महिलाओं का कितना सा इतिहास मिलता है। और मिलता भी है तो उनके बारे में ऐसी बातें मिलती हैं, नगर वधू को पढ़ाया जाता है, गणिका को पढ़ाया जाता है, तवायफ, वेश्या, रंडी जैसे शब्द पढ़ाए जाते हैं। क्या है उनका मतलब? जितने भी जो महात्मा लोग हुए हैं, जितने भी महान संत हुए हैं, जितने भी वैज्ञानिक और मतलब जो डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, जो जितने भी कोई भी महान हुआ है ना, तो उसको जन्म देने वाली भी वही महिला है। ये क्यों भूल जाते हैं वो लोग? वो लोग लिखने वाले जो इस महिला को तवायफ, रंडी, वेश्या लिखते हैं, वो ये क्यों भूल जाते हैं कि उनका स्वयं का जन्म भी उसी महिला ने दिया है। लेकिन ये समाज की विडंबना है, इसको तोड़ना होगा। और खासकर महिलाओं को अपना कलम और जो है दवात उठानी होगी और चलानी होगी, तभी ये काम हो पाएगा। वरना नारीवाद भले ही अभी चल रहा हो, नारीवाद की बात जो है हमारे जो सबाल्टर्न इतिहासकार हैं उन्होंने की ज़रूर है, लेकिन सबाल्टर्न भी कहाँ तक पहुँच पाए हैं? हम सबाल्टर्न के नाम तक नहीं जानते। मुझे पता है, एक एमए किया हुआ बंदे से मैं पूछूं सबाल्टर्न विचारधारा क्या है तो उसकी बोलती बंद हो जाएगी, कुछ नहीं आता उसको। नेट जेआरएफ क्वालिफाई वाले बंदे से भी मैं पूछ लूँ ना कि सबाल्टर्न विचारधारा क्या है, तो दो शब्द नहीं बोल सकता। लेकिन उन्होंने, सबाल्टर्न वालों ने काम किया है, ऐसे लोगों पे काम किया है जिनको इतिहास में स्थान नहीं दिया गया हो। निम्न तबके का के लोगों का, आम आदमी का इतिहास उन्होंने लिखा, क्षेत्रीय इतिहास उन्होंने लिखा, नारी पर उन्होंने लिखा, लेकिन चंद बातें लिख पाए। वो भी अब 1970 के बाद डेवलप हुआ था, है ना। रणजीत गुहा का नाम आपने सुना होगा। रणजीत गुहा भारतीय सबाल्टर्न इतिहास लेखन के जनक माने जाते हैं। खैर चलो, हम ज़्यादा ही कुछ टॉपिक से भटक गए थे, वापस आ गए हैं अब यहाँ पे। और ये हो गई शिशुनाग कौन था इसके बारे में बात हो गई। ये भी नागवंशीय थे, भी ध्यान रखना है ना। शिशुनाग, यह वंश भी हर्यक वंश की भांति नागवंशीय था। ठीक है, यह वंश भी हर्यक वंश की भांति नागवंशीय था। और मैं बात बताऊं आपको कि जो शिशुनाग थे
वो प्राचीन भारत के ऐसे शासक थे जिनको जनता ने चुना था, है ना। जनता द्वारा चुने जाने वाले वो प्रथम ऐतिहासिक शासक थे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि शिशुनाग 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 प्राचीन भारत के प्रथम ऐतिहासिक शासक थे। प्रथम ऐतिहासिक शासक थे जिन्हें जनता ने चुना था। जिन्हें जनता ने चुना था। ठीक है, जिन्हें जनता ने चुना था, ऐसे प्रथम ऐतिहासिक शासक थे। कौन? शिशुनाग। ठीक है, तो अब शिशुनाग के बारे में हम बात करें, और कि शिशुनाग जो था इसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाए रखा था, है ना। पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाए रखा, और शिशुनाग ने जो है अवंती के शासक अवंती वर्मन को पराजित किया, है ना, और अवंती का विलय मगध में किया। और चूंकि अवंती के शासक चंड प्रद्योत ने वत्स का विलय अवंती में कर रखा था, इसलिए अवंती के साथ साथ वत्स का विलय भी मगध में हो गया। इस प्रकार माना जाता है कि शिशुनाग ने वत्स व अवंती दोनों का विलय मगध में कर दिया था। ठीक है, तो ये बात हम और यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये वाली बात हो गई। अगली बात हम लिखेंगे कि शिशुनाग ने एक तो पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया ना, पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया, है ना। पाटलिपुत्र को राजधानी, पाटलिपुत्र क्या इसने राजधानी वैशाली को बनाया था, सॉरी, पाटलिपुत्र, सॉरी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। वैशाली को बनाया था बिल्कुल, लिच्छवियों पर नियंत्रण रखने के लिए, और वैशाली को बनाया था क्योंकि पाटलिपुत्र तो राजधानी उदयन बना चुका था ना, और थी पाटलिपुत्र में तो राजधानी, लेकिन इसने कहा ये जाता है कि यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन चलता है। कई किताबें ये लिखती हैं कि पाटलिपुत्र के साथ साथ इसने दूसरी राजधानी के रूप में वैशाली को बनाया। कुछ लोग कहते हैं कि पाटलिपुत्र के स्थान पर वैशाली को बनाया, है ना। तो दोनों ही बातें चलती हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि इसकी दो राजधानियां रहा करती थी, एक पाटलिपुत्र एक वैशाली। कुछ लोग कहते हैं कि पाटलिपुत्र नहीं थी, वैशाली ही राजधानी थी। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि मैं इसको मिटा रहा हूँ। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि इसने वज्जियों पर नियंत्रण रखने हेतु वैशाली को राजधानी बनाया। ठीक है, वैशाली को राजधानी बनाया। ठीक है, अब कुछ किताबें इसको दूसरी राजधानी भी बोलते हैं। ये ध्यान रखना, पहली राजधानी तो इसकी पाटलिपुत्र थी, है ना, और दूसरी राजधानी इसकी क्या थी, वैशाली हो गई। ठीक है, कुछ लोग ही मानते हैं, और कुछ लोग यही मानते हैं कि वैशाली ही इसकी राजधानी थी। आगे चल के जो इसका जो उत्तराधिकारी होगा एक तरीके से काकवर्ण या कालाशोक, वो वैशाली के स्थान पर वापस पाटलिपुत्र को ही राजधानी बनाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको बढ़िया तरीके से याद रखनी है। अब मैं अगली स्लाइड पे आता हूँ, ये पूरा हो गया यहाँ पे, और फिर हम अगली स्लाइड पे बात करते हैं। ठीक है, चलो अगली स्लाइड पे बात करते हैं। ये यहाँ पे पूरी भर गई है स्लाइड, आप इसको उतारें बढ़िया तरीके से, और आपको विद्यार्थियों ये समझ में आ रही होगी बातें, अच्छे तरीके से इतिहास पूरा समझ में आ रहा होगा, और आप बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ रहे होंगे, ये मुझे आशा है और पूर्ण विश्वास भी है, क्योंकि मेरी जो मेहनत है उसके आधार पे मैं कह सकता हूँ कि इस प्रकार का कंटेंट आपको यूट्यूब पे और फ्री में कोई नहीं करवाएगा। कि अभी तक 200 क्लास के समथिंग मैं डाल चुका हूँ, और प्राचीन भारत 50% हुआ है। मगध मौर्य वंश पे नहीं आए, सबसे बड़े टॉपिक प्राचीन में मौर्य काल पर चलता है, गुप्त काल चलता है, ये बड़े टॉपिक हैं।
मौर्योत्तर काल भी काफ़ी बड़ा चलता है, जिसमें शुंग, कुषाण, सातवाहन वगैरह हम पढ़ते हैं, वो भी खूब सारा आता है वहाँ से सवाल। उसके बाद फिर गुप्त काल, गुप्त काल के बाद हर्षवर्धन काल। ये बड़े बड़े टॉपिक अभी हमारे बच रहे हैं, 3-4 टॉपिक हैं, उनको भी हम जल्दी निपटा देंगे, है ना। लेकिन इतना मतलब डिटेल में पढ़ाना और व्यवस्थित देना, रेगुलर देना, ये बड़ी बात है। ठीक है, तो चलो मैं अब यहाँ पे अंतिम बात लिख देता हूँ कि शिशुनाग ने शिशुनाग ने शिशुनाग ने अवंती के शासक अवंती वर्मन को पराजित करके अवंती का विलय मगध में कर लिया, है ना, मगध में कर लिया। ठीक है, चूंकि मैं यहाँ पे लिखता हूँ, चूंकि अवंती शासक चंड प्रद्योत ने वत्स का विलय अवंती में किया था, वत्स का विलय अवंती में किया था, इसलिए अवंती के साथ ही ऐसे लिख देते हैं, अवंती के साथ ही वत्स का विलय भी मगध में हो गया, वत्स का विलय भी मगध में हो गया। ठीक है, तो आप बढ़िया तरीके से समझ गए होंगे कि सीधा सवाल आपसे ये पूछा जाए कि वत्स व अवंती का मगध में विलय किसने किया, तो शिशुनाग ने किया। ध्यान रखना बस, शिशुनाग ने किया था। कैसे किया था, पूरी कहानी मैंने ऊपर लिख दी, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आपसे एक सवाल मेरा कि काशी व कौशल का विलय मगध में किसने किया था, जी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है, अक्सर यह सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा शिशुनाग। और अब हम बात करें अगले शासक के रूप में कालाशोक की या काकवर्ण की। ठीक है, अगला शासक कौन आएगा हमारा, कालाशोक, है ना, कालाशोक, या इसको काकवर्ण भी जो है पुराणों में कहा जाता है। काकवर्ण मतलब पुराण इसलिए कहते हैं काकवर्ण की, पुराण भी कहते हैं, दिव्यावदान ग्रंथ भी इसको काकवर्ण कहता है, काला रंग होने के कारण काकवर्ण, है ना, ये कहा जाता है। और इसने जो है अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को ही बनाया। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन इसके समय हुआ, है ना। हाँ, द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी बिल्कुल, काकवर्ण के शासनकाल के कहते हैं कि 10 वर्ष बाद इनकी जो है द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। इतिहास की इतनी सी घटनाएं इनके समय मिलती हैं, और इन्हीं के कोई जब ये राजधानी में रात्रि के समय विचरण कर रहे थे तो किसी अज्ञात व्यक्ति ने इनकी सुराग घोंपकर हत्या कर दी। ठीक है, और हत्या की जानकारी कार्टियस नाम का जो एक विद्वान है विदेशी, वो देता है। हर्षचरित से भी जानकारी मिलती है, और कुछ गाइडें जैसे आर्य की गाइड ये कहती है कि ये जो हत्या करने वाला व्यक्ति कोई और नहीं, नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था, है ना। मगर अभी नंद वंश की स्थापना करीब 22 साल बाद होगी, है ना। कालाशोक के जो 10 पुत्र थे उन्होंने बारी बारी से और शासन किया, और इस प्रकार से शेषुनाग वंश का जो अंतिम शासक हुआ वो महानंदिन या नंदीवर्मन हुआ। ठीक है, ये बात है हम सारी इसमें लिख देते हैं, और आज की क्लास यहीं पूरी करते हैं। ठीक है, तो कालाशोक या काकवर्ण कौन था,
आ, यहाँ पे हम लिखेंगे पुराण व दिव्यावदान में इसे कालाशोक को काकवर्ण कहा गया है। काकवर्ण कहा गया है, ठीक है, काकवर्ण कहा गया है। वहीं सिंगली अनुश्रुति में, सिंगली अनुश्रुति है ना, सिंगली अनुश्रुति में इसे कालाशोक कहा गया है। सिंगली अनुश्रुति में इसे कालाशोक कहा गया है, ठीक है, सिंगली अनुश्रुति में इसे कालाशोक कहा गया है, ठीक है। इसने राजधानी क्या बनाया, इसने पुनः राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया, पाटलिपुत्र को बनाया, ठीक है। और इसके समय में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी, है ना। इसके समय में दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ, ठीक है। तो यही है इनके बारे में बात। काकवर्ण, इनको कुछ लोगों का मानना है कि काला होने के कारण कहा जाता है, होने के कारण, ठीक है। ये ध्यान रखना, कई एग्जामों में मैंने ऐसा देखा है कि काकवर्ण क्यों कहा जाता है, काला होने के कारण, फिर हम उसको गलत कर देते हैं कि यार किसी के ऊपर रंग की वजह से टिप्पणी थोड़ी की गई होगी, लेकिन ऐसा है। और अंतिम बात कि एक दिन कालाशोक राजधानी में विचरण कर रहे थे, राजधानी में रात को घूम रहे थे, तब किसी अज्ञात व्यक्ति ने, अब इस अज्ञात व्यक्ति को कुछ लोग जो है महापद्मनंद मानते हैं, महापद्मनंद, ठीक है, ने अज्ञात व्यक्ति ने और जो है सुराग घोंप कर हत्या कर दी, सुराग घोंप कर हत्या कर दी, ठीक है। तो ये बात आपको जो है ध्यान रखनी है, ठीक है। अब अगली बात हम लिखेंगे कि इनके बाद इनके 10 पुत्रों ने बारी बारी से 22 वर्षों तक शासन किया, 22 वर्षों तक मगध पर शासन किया, है ना, शासन किया। मगध पे ही करेंगे और कहाँ करेंगे, मगध पर शासन किया, है ना। अंतिम शासक महानंदिन या नंदीवर्मन हुआ, महानंदिन या नंदीवर्मन हुआ, अंतिम शासक महानंदिन या नंदीवर्मन हुआ, ठीक है। तो ये थे प्यारे साथियों, शैशु नागवंश भी हमारा यहाँ पे पूरा होता है, ठीक है। अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, अगला महापद्मनंद पढ़ लेंगे एक क्लास में, महापद्मनंद यानी कि महापद्मनंद क्या, नंदवंश पूरा ही पढ़ लेंगे एक क्लास में, इतना ही है। नंदवंश पूरा पढ़ने के बाद और फिर हम जो है आ जाएंगे किस पर, मौर्य वंश पे आ जाएंगे, ठीक है। देखो आपके इस सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में ये छोटे टॉपिक हो नहीं हो, मेरे हिसाब से प्रत्यक्ष रूप से इनको उल्लेखित नहीं किया गया है ना। हर्यक वंश का तो उल्लेख मिलता है, हर्यक वंश के बाद के ये जो शैशु नागवंश है
और नंद वंश है, इनका जिक्र शायद प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये इनके इन प्रकार सवाल फंस भी सकता है। और एक एक क्लासों के ये वंश हैं, तो क्यों छोड़ना हमको, एक एक घंटे के चक्कर में क्यों छोड़ना, है ना, हम पूरा ही पढ़ेंगे, ठीक है। और मैं तो क्योंकि फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस पहले करवा रहा हूँ, वरना संपूर्ण इतिहास पढ़ाऊंगा, तो फिर मैंने सोचा एक एक क्लास है बीच में ले लेता हूँ, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।